बहुत अच्छी कविता है। इसी खूबसूरती के साथ इसी पैराए में बयान करने का हुनर जानते हैं जनाब संपत सरन साहब, जो जयपुर से आपके बीच तशरीफ लाए। संपत सरन की खूबी ये है कि वो बहुत सरलता के साथ समाज की तहरीर नाहमारियों को अपनी तंज का निशाना बनाते हैं और इसमें कामयाब होते हैं। जनाब संपत सरन साहब आपको आप सबका अभिवादन। मुनव्वराना साहब की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरी भी ट्रेन है। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं और जो लंबा खींचता है उसको ध्यान से सुन रहे। अच्छे दिन चल रहे हैं। सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ मुझसे एक सवाल जरूर किया जाता है, आपको साहब कभी कोई धमकी नहीं मिलती? मैंने कहा धमकी नहीं मिलती क्योंकि सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता, किताबें वो नहीं पढ़ते। ये सारी समस्या सोशल मीडिया है। दरअसल चीजों को आप लोग भी देखते हो और हाशिम का कवि और शायर भी देखता है, लेकिन उसके पास एक तीसरी नजर भी होती। अभी एनडीए सरकार का गठन हुआ तो उम्र और अनुभव में बड़े होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। तो कई लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखो, गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी से यह समझौता भी किया हो कि खुले में आप मेरे छुएंगे और अकेले में मैं आपसे। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी का संकट है, विचार का संकट है। कोई पता नहीं लग रहा कौन नेता किस पार्टी से आ रहा, किधर जा रहा। और राजनीति के समीकरण देखो आप, दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया और कांग्रेस जीत गई। अभी पिछले दिनों एक विधायक सामने बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। जब इंडिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ये लालची और भ्रष्ट और अवसरवादी नेता आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बुजुर्ग और रिटायर्ड नेता की निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। कभी कोई इस तरह की समस्या आती भी है तो हम अपनी हाजिर जवाबी से और हंस करके बात को संभाल लेते हैं। एक दिन सच में इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया। बोले संपत सरन जी व्यवस्था के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने बात संभाली, मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने कही उसका आनंद ले। मैंने कहा ऊपर के दबाव में फिर भी जबरदस्ती भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शाम को उसको जोर कहते हैं, ये भिजवाने की धमकी देते हैं, सुबह उसको माला पहना करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उज्जवल हो उठता है वो भ्रष्ट आदमी। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। मैं दो छोटी रचनाएं, एक मिनट की, दूसरी 1.5 मिनट की सुनाकर के अपनी जगह लेता हूँ। आनंद वर्धन सिंह जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। मेरा और मुनव्वराना साहब का कोई 2-2.5 दशक का साथ था। मैंने उनसे बहुत सीखा, विशेषकर उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था। बात पर अगर कोई सामने वाला मजा नहीं लेता तो कहते थे आपने मजा नहीं लिया बात का, बात बहुत होता। वो यादें कैसे हम लोग देश दुनिया में घूमने किए, मैंने उनको जयपुर भी बुलाया और क्या कार्यक्रम था, वो सब चीजें याद रह गई। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत ऐसा, 2 आदमी कभी भी जिंदगी में नहीं करते। एक तो उसकी गीत हो और एक उसकी घीत हो। घीत हमारे यहाँ कहते दीवार को, या तो किसी के नाम पर कोई स्मारक हो या जिसकी कोई रचनाएं हो, लिखा हुआ हो, वो आदमी हमेशा अमर है। आपको यहाँ आए
मीडिया के लोग बैठे थे यहाँ, वो तो कहीं नहीं बैठे, यहाँ क्या बैठे। मगर किस तरह से चाहते हैं टीवी वाले। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। कथा यहां से शुरू होती है 4 लाइन की। एक दिन यूं ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, दावा करता हूं। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू और पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम पंक्ति का आप मजा लें, 12वें न्यूज चैनल ने तमाम ब्रेकिंग न्यूजों पर पानी फेरा, राजा गीले पानी से नहाया। ये आखिरी बात आपने सुना। एक रचना अंतिम 1.5 मिनट की सुना के शकील भाई को, आपको मंजर साहब को, सबको सुनना है। रचना का मैं शीर्षक पढ़ देता हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे क्या होने वाला। जी बिल्कुल। मन की बात। केपी सक्सेना जी शहर के थे, मैंने उनसे ये नस्ल पढ़ना सीखा। इस अंदाज से पढ़ते थे शरद जोशी जी, केपी सक्सेना। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते नहीं चलते। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह डालने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है। इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी, पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। क्या बात है, सुनी न जाए क्या बात, तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात पूरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाए। अब फिर देखते वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो
तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है। व्यक्ति आपकी दाद देगी, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और जिनको बोल है दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात करें। अंतिम 4-5 पंक्तियां मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बच्चों को बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं। अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटकी बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। यह देखें, वहां पहुंचकर माथा पीटते कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करते रहने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा।